हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं एक छोटी सी कहावत के साथ। कहावत है, बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। तो आज हम किसको पढ़ेंगे? इस रुपए को पढ़ेंगे। हम किसे पढ़ेंगे? रुपए को। देख सकते हो मुझे रुपयों से लदा पड़ा हूं, नोच सकते हो तो नोच लो। तो आज हमारा लेसन है मनी एंड क्रेडिट। आज हम पढ़ने वाले हैं मनी एंड क्रेडिट, यानी जिसके पास रुपया है वो चारों तरफ दिखेगा, उसकी पूजा होगी, और जिसके पास रुपया नहीं है उसकी कोई गिनती नहीं है। इवन एज तुम्हारे घर में और आउटसाइड फ्रॉम योर होम, तुम्हारे घर के बाहर, दोनों जगह की सिचुएशन सेम है। इसीलिए मैंने कहा ना, सब बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। तो सबसे बड़ा क्या है? रुपया है। तो रुपए की क्या वैल्यू है, मनी की क्या वैल्यू है, हम यहाँ पे आज जानेंगे। साथ में इस लेसन के नोट्स तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। वीडियो के साइड में एक एरो बना हुआ है, उल्टा एरो, वो थोड़ा उल्टा पैदा हो गया इसलिए उल्टा है। तो उसे बेटा क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में जाना और वहां से इस लेसन के नोट्स डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मनी की। मनी है क्या? मनी है क्या? तो मनी एक ऐसी चीज है जिससे हम सब कुछ खरीद सकते हैं। तो हम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज है बेटा, इसका मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स विनिमय। विनिमय और मनी क्या हुई? यानी हमारी करेंसी हुई, जो भी देश में चल रही हो। तो मीडियम हो गया एक्सचेंज का, तो मनी क्या हुई? इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो जिसके पास रुपया है समझ लो वो कुछ भी आसानी से एक्सचेंज कर सकता है, मीन्स बाई एंड सेल। पैसा नहीं है, करेंसी नहीं है, मनी नहीं है, तो यू कांट बाई आर सेल, यू कांट एक्सचेंज। तुम कुछ खरीद नहीं पाओगे और चाह कर भी तुम कुछ सेल नहीं कर पाओगे किसी को, कि अगर तुम्हारे पास कुछ है और दूसरे के पास रुपया नहीं तो वो क्या खरीदेगा? तुम बेचोगे ही नहीं। तो अब यहां पे आता है कि अगर जिसके पास रुपया ना हो, जिसके पास रुपया ना हो तो वो क्या उसका मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं होगा? क्वेश्चन यही आता है कि विदाउट मनी और विदाउट करेंसी, मनी और विदाउट करेंसी इट इज पॉसिबल द एक्सचेंज। क्या पॉसिबल है? एक्सचेंज हो सकता है? बिल्कुल होता है, होता था, होता रहेगा। मैंने क्या कहा? होता है, होता था, होता रहेगा। बार्टर सिस्टम है। बार्टर सिस्टम क्या है? व्हेन गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज, डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर गुड्स टू गुड्स। जब ये गुड्स मीन्स हम बात करेंगे प्रोडक्ट की, यहां पे इस बात को ध्यान देना, प्रोडक्ट, और यहां पे भी ये गुड्स है, ये भी प्रोडक्ट है। व्हेन द गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर गुड्स टू गुड्स, एक सामान के बदले जब हम दूसरे सामान की अदला बदली करते हैं तो उसे भी बोलते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जब हम एक सामान के बदले दूसरे सामान की एक्सचेंज करते हैं तो उसे भी हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, लेकिन उस सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। बार्टर सिस्टम, और ये कब होता है? इट इज आल्सो नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट।
कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब डायरेक्टली एक्सचेंज हो रहा है, इस बात को ध्यान देना, डायरेक्टली एक्सचेंज हो रहा है किससे? गुड्स टू गुड्स, एक सामान के बदले दूसरा सामान। अब इसीलिए इसको क्या कहा गया? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी दो लोग उसी विचारधारा के मिले। जैसे तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास क्यों, मेरे पास ये वॉच है, मैं अपना एक्सचेंज करना चाह रहा हूं, मेरे पास वॉच है और तुम्हारे पास एक बेहतरीन मोबाइल है, इस कंपनी का, सेब कंपनी का। मेरे पास वॉच है टिंटिन कंपनी का, टिंटिन कंपनी की वॉच है, तुम्हारे पास मोबाइल है सेब कंपनी का। तो अब एक्सचेंज कैसे होगा? यानी मुझे एप्पल का फोन चाहिए सेब का, तो मुझे इस तरह का पर्सन ढूंढना पड़ेगा, और जरूरी है कि इस पर्सन को भी यही वॉच चाहिए हो। तो इसीलिए इसको कहा गया डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी दोहरा संयोग। इस तरह के लोगों को दोहरा संयोग कहते हैं कि इसे भी वही चीज चाहिए जो हमें उसके बदले चाहिए। इस तरह जल्दी नहीं होता, लेकिन अगर हमारे पास रुपया होता तो हम आसानी से सेब वाला मोबाइल क्या करते? खरीद लेते। इसीलिए मनी क्या है? मनी इज सुटेबल। मनी क्या है? सुटेबल है किसके लिए? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी जिसके पास मनी है वो सब कुछ खरीद सकता है। गर्लफ्रेंड तो तुम अपने आप ही खरीद लोगे यार। अगर तुम गर्लफ्रेंड की बात करोगे तो गर्लफ्रेंड तो और आ जाएगी। तुम्हारे पास बस बाइक हो, बस फुरफुर करो भुम भुम, और गर्लफ्रेंड आ गई तुम्हारे पास। ठीक, तो यानी ये यही हुआ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आज भी हमने कहा ये आज भी होता है, होता था और होता रहेगा इन द रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में जाओगे गांव में, तो वहां पे देखोगे जनरल स्टोर की दुकान पे जाओ तो लोग गेहूं, व्हीट एंड पैडी लेके जाते हैं। किसके पास? जनरल स्टोर शॉप पे, और उसके बदले वो गुड्स का एक्सचेंज करते हैं। यानी 10 किलो व्हीट ले गए तो उसके बदले वो ऑयल ले आते हैं, शॉप ले आते हैं, शुगर केन ले आते हैं, बिस्किट ले आते हैं। तो वो सिस्टम भी तो बार्टर सिस्टम ही हुआ। होता था, होता है, होता रहेगा। बट इन द सिटी में ये सिस्टम पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? क्यों? मेडिकल स्टोर पे जाओ, 10 किलो गेहूं लेके, ऐसे खोपड़ी पे 10 किलो गेहूं लेके जाओ और कह दो कि भैया हमको कॉम्बिप्लेम दे दो और हमको बच्चों का सेरेलैक दे दो, हमारा बच्चा सेरेलैक बहुत खाता है। ठीक, तो वो कहेगा एक काम करो, ये गेहूं की गठरी ना ले जाओ अपने घर और कल आना पैसा लेके। तो मीन्स बार्टर सिस्टम आज भी है, बट कहां पे? रूरल एरियाज में। क्लियर हुआ इतना? अगर हम देखें तो ये बार्टर सिस्टम आज नहीं, ये इन द पास्ट पहले से भी होता आया है। पहले तुम्हें बताते हैं, काऊ, जिसके पास काऊ नहीं होती थी ना, उसकी शादी नहीं होती थी, बेचारा कुंवारा मर जाता। जिसके पास काऊ नहीं होती थी उसकी शादी नहीं होती थी। और काऊ उस समय का मीडियम ऑफ एक्सचेंज हुआ करता था। पास्ट की बात बता रहे हैं बेटा, प्रेजेंट में मत जाने। तुम्हारे पास 10 गाय हैं और लेके चले जाओ, तो गिरा के मारे जाओगे, वो अलग बात है। ठीक, यानी काऊ क्या थी? मीडियम ऑफ एक्सचेंज थी। ये हमारी पास्ट करेंसी थी। साथ में पास्ट हमारी करेंसी कैसी थी? गोल्ड थी, सिल्वर थी, ब्रोंज थी। यानी इनमें हमारी करेंसी हुआ करती थी पास्ट में। तो प्रेजेंट में हमारी किसमें करेंसी है? प्रेजेंट में हमारी क्वाइंस हैं और पेपर नोट्स हैं। ठीक है, क्वाइंस और पेपर नोट्स हैं। तो अगर हम कंपेयर करें गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, उस हिसाब से तो क्वाइंस और पेपर नोट्स तो किसी काम की नहीं है। यानी कि गोल्ड कितना कीमती, आज का तो और भी, सिल्वर लो क्या बात है, ब्रोंज क्या बात है, यहाँ क्वाइंस दे रहे हो, यहाँ पे पेपर नोट दे रहे हो, ये लगाया पड़ा हूं पेपर। तो इसकी क्या वैल्यू थी? इसकी वैल्यू ये थी। क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड में यही आता है कि भाई द करेंसीज, मॉडर्न फॉर्म ऑफ द करेंसी इज वाइडली एक्सेप्टेड। मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी हर जगह क्यों एक्सेप्ट की जाती है? उसका रीजन केवल इतना है, बिकॉज इट इज ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट।
ये किससे ऑथराइज है? गवर्नमेंट से ऑथराइज है। अब मान लो ये नोट जो चिपकी हुई है, आज बहुत पैसा है हमारे पास, आज मैं करोड़पति हूं, देख लो ये जो पैसा लगा है इसको मैं अपने घर में प्रिंट करता, तो क्या वो वाइडली एक्सेप्ट होती? नहीं। तो ये गवर्नमेंट से ऑथराइज है, इसीलिए जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी है वाइडली एक्सेप्ट होती है कंपेरिजन ऑफ गोल्ड, कंपेरिजन ऑफ सिल्वर, कंपेरिजन ऑफ ब्रोंज। ठीक, साथ में अब यहां पे बात आ गई कि जो ऑथराइज बाय गवर्नमेंट, तो नोट को इशू कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज द क्वाइंस एंड नोट्स, क्वाइंस एंड नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती? नोट्स को इशू करती है। किसके लिए? गवर्नमेंट, बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के लिए नोट छापने का काम करती है और भारत सरकार उसको क्या की है? ऑथराइज की है, इसलिए ये भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में क्या है? एक्सेप्टेड है। कोई इसको लेने से मना नहीं करेगा, मना कर देगा तो कम से कम 6 महीने के लिए मुन्ना जेल में चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग। तो 6 महीने जेल में क्या करोगे? चक्की पीसिंग करोगे। और कोई अपनी तरफ से नोट छापेगा तो वो तो जिंदगी भर जेल के लिए सड़ेगा। क्यों? क्योंकि नोट छापने का अधिकार केवल किसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, एसबीआई को नहीं है। अब आते हैं कि हमारे देश में ये जो नोट्स हैं किस तरीके की हैं उसके बारे में देखते हैं, तो फिर आरबीआई के बारे में बताते हैं तुम्हें। सबसे पहले हमारे देश की करेंसी का फॉर्म क्या है? मॉडर्न करेंसी। मॉडर्न करेंसी एक तो हो गई हमारी क्वाइंस, एक क्या हो गई? क्वाइंस हो गई, और दूसरी क्या है? दूसरी हमारी है नोट्स। नोट्स में एक हो गई पेपर नोट्स, एक हो गई पेपर नोट्स और दूसरी हो गई चेक। दूसरी क्या हो गई? चेक हो गई। अब करेंसी मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी है क्वाइंस, नोट्स। नोट्स में 2 तरीके की हो गई, पेपर नोट्स और चेक। चाहो तो मुझे देख सकते हो, ये देखो नोट्स हो गई और ये इधर है चेक। ठीक, क्वाइंस जेब में है नहीं यार, आज करोड़पति है ना, करोड़पति है तो 1-2 रुपया सिक्का नहीं रखते हैं, समझना आपको, करोड़पति है। अब भारत में इसमें प्रेजेंट टाइम कितने क्वाइंस अवेलेबल है? 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज एंड 10 रुपीज। ठीक, ध्यान देना, ये कौन इशू कर रहा है? आरबीआई कर रहा है। किसके लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। पेपर नोट्स अब आते हैं, पेपर नोट्स 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20 तो खा गया यार, भूख ज्यादा लगी थी। 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, फिर भूख ज्यादा लगी थी 200 रुपीज, 500 रुपीज, 1000 सरकार ने खा लिया, उसको ज्यादा भूख लगी थी। 2000 रुपीज। अब ये कोई नहीं कह रहा सर इसमें चूरन वाली भी नोट है, चूरन वाली नहीं। चेक, ये सब देखते जाओ। क्वाइंस एंड पेपर नोट्स इशूज बाय आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चेक जो है इंडिविजुअल बैंक, जो हमारी इंडिविजुअल बैंक है वो इशू करती हैं, इंडिविजुअल बैंक फॉर इंडिविजुअल कस्टमर, इंडिविजुअल कस्टमर। यानी चेक केवल बैंक के इशू करती हैं, आरबीआई नहीं इशू करता, बैंक इशू करती हैं। यानी एसबीआई बैंक इशू करेगी अपने एसबीआई ब्रांच के कस्टमर को। हर ब्रांच की चेक अलग होगी, ब्रांच की अलग होगी, उसमें ब्रांच कोड अलग रहेगा
और कस्टमर की चेक अलग रहेगी, क्योंकि उस पर बकायदा सब कुछ लिखा रहेगा, फलाने लाल हैं, धमाके सिंह हैं। ठीक, अब यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये तो टकसाल से छपती है। टकसाल जो 1 रुपीज की नोट है बेटा, ध्यान से सुनना सभी बच्चे, 1 रुपीज नोट्स आर साइंड बाई फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। भारत के जो वित्त सचिव हैं वो 1 रुपए के नोट पे साइन करते हैं। बची हुई जितनी नोटें हैं भारत में उस पे साइन कौन करता है? रिजर्व बैंक गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं वो साइन करते हैं। 1 रुपए के बाद जितनी भी नोट देश में छपेंगी, भविष्य में अगर 5,000 का मन कहेगा, 10,000 का मन कहेगा, तो सरकार की इच्छा है वो छाप सकती है। लेकिन 1 रुपीज पे साइन किसके होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी। उसका रीजन ये है क्योंकि जब पहली बार देश में 1 रुपीज की नोट छपी थी तो उस समय देश में फाइनेंस सेक्रेटरी हुआ करता था। 1917 की बात है, पहली नोट जब छपी थी तो 1917 की बात है, तो देश में उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी हुआ करता था। तो इसीलिए 1 रुपए की नोट पे उसी को राइट दिया गया, बाकी पे किसको दे दिया गया? आरबीआई को। और 1 रुपीज की नोट पे किसी के भी साइन नहीं होते हैं। ऑल द क्लियर? कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट में गोचा गोची कर देना। ये नहीं कि मेरे शरीर के रुपए निकाल के जाओ और पिज्जा खाओ, तो पिज्जा उज्जा मत खाना कोई भी, ठीक है? बहुत मेहनत से पैसे मिले हैं। हाँ, अब आते हैं आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई नोट छाप रही है, क्वाइंस छपवा रही है सरकार के लिए, तो आरबीआई के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है? आरबीआई सबको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लिख देते हैं, कोई भरोसा नहीं है, खा जाते हो थोड़ी थोड़ी देर में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे ओपन कब किया गया? ओपनड इन 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को ओपन किया गया था। सेंट्रलाइज्ड इन 1 जनवरी। फर्स्ट को सही से बना दे थोड़ा सा यार। 1 जनवरी 1949। इसका काम क्या है मैंने बता दिया, सरकार के लिए नोट छापना, सरकार के लिए नोट छापना। इसके अलावा आरबीआई के और क्या काम है? आरबीआई जो है लोन देती है। आरबीआई क्या देती है? लोन देती है। गिव द लोन। लोन किसको देगी? हमको देगी? कतई नहीं देगी बेटा, कतई नहीं देगी। लोन ये केवल देती है लोन टू द गवर्नमेंट एंड बैंक्स। ये केवल और केवल गवर्नमेंट और बैंक को ही लोन देगी और किसी को लोन नहीं देगी। इसके अलावा टू कंट्री का सबसे बड़ा काम अब आ रहा है। ये सारे काम उनके हैं, नोट छापना सरकार के, लोन देना ये काम है, लेकिन ये सबसे बड़ा काम है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन ऑफ द कंट्री। सब्जी होती है बाद में बेच लेना। टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन ऑफ द कंट्री, यानी कंट्रोल करना, महंगाई दर को कंट्रोल करना। आरबीआई के सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस में यही है कि कंट्री की इन्फ्लेशन, महंगाई दर को कम करना, ठीक? फिर अब जब इतनी चीजें कर रहा है, लोन दे रहा है, तो एक और है, आरबीआई इज द
बप्पा ऑफ अदर बैंक्स, फादर ऑफ अदर बैंक्स। आरबीआई क्या है? सभी बैंकों का बप्पा है, यानी इसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सारी बैंकें क्या करती हैं? चलती हैं, सारी बैंकें काम करती हैं। ठीक, तो ये हो गया मनी के बारे में हमने बात किया कि मनी कौन छापता है, ठीक, किसके लिए छापता है, मनी को हम वाइडली एक्सेप्ट क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट से ऑथराइज है, इसलिए वाइडली एक्सेप्ट होती है। भारत में नोट छापती आरबीआई है गवर्नमेंट के लिए। 1 रुपीज की नोट पे साइन सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस करता है, और 1 रुपीज के बाद जितनी भी नोट रहेंगी, चाहे चूरन वाली ही रहे, उस पे साइन कौन करता है? उस पे आरबीआई गवर्नर करते हैं। आरबीआई ओपन कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। सेंट्रलाइज कब होती है? 1 जनवरी 1949 को। एक एक्स्ट्रा बता देते हैं, याद रहेगा। इंडिया में जो फाइनेंस ईयर शुरू होता है बेटा, फाइनेंस ईयर, हमने न्यू ईयर की बात नहीं की, नहीं कह दो न्यू ईयर सर 1 जनवरी, क्रिश्चियन का न्यू ईयर 25 दिसंबर सर, हिंदूज का बैसाख वो चैत्र, तो यानी ये सब नहीं करना बेटा। फाइनेंस ईयर इंडिया का शुरू होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है, और कब खत्म होता है? 31 मार्च। ये एक्स्ट्रा है, आना चाहिए, बहुत जरूरी है, पता होना चाहिए तुमको कि देश का फाइनेंस ईयर कब से कब तक चलता है। नेक्स्ट है डिमांड डिपॉजिट। अब डिमांड डिपॉजिट हम क्यों बात कर रहे हैं, इसको समझो। अब बैंक है, आरबीआई है, तो एसबीआई, एसबीआई, पीएनबी, सीएनबी, कनारा, सनारा, बैंकें हैं सब ना, चाहे एचडीएफसी पकड़ो और चाहे जो मन समझ में जो बोलना बोल लेना, तुम्हारी इच्छा, ठीक है। तो ये जो बैंकें हैं, ये बैंकें किससे गाइडलाइन से आई? आरबीआई गाइडलाइन से आती हैं। तो इनके साथ हम क्या करते हैं? डिपॉजिट एक्टिविटीज करते हैं, हम करते हैं डिपॉजिट एक्टिविटीज। तो जब डिपॉजिट करते हैं तो बेटा इसी के साथ हम एक और एक्टिविटीज करते हैं कभी कभी, विड्रॉ। डिपॉजिट होगा तो विड्रॉ होगा, और जब विड्रॉ होता है तो जब हम विड्रॉ की डिमांड करते हैं तो इसी को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। तो बैंक में हम जब अपनी एक्टिविटीज करते हैं, बैंक में एक्टिविटीज हम कैसे करेंगे? या तो जमा करेंगे या अपने पैसे को निकालेंगे। इसके अलावा तो हम कुछ करते नहीं कि बैंक में जाके हम घूमने जाते, मस्ती करने। बैंक में मस्ती नहीं होती बेटा, बैंक में केवल और केवल ऑफिशियल वर्क होता है। वहां पिकनिक स्पॉट थोड़ा है कि पिकनिक मनाने गए हो। तो डिमांड डिपॉजिट क्या है? वी डिपॉजिट आवर सेविंग्स इन द बैंक। चाहे जिस बैंक में तुम्हारा मन करे जमा कर सकते हो, ये कहीं नहीं लिखा है कि ग्रामीण बैंक में जमा करना है, कतई नहीं। वी डिपॉजिट आवर सेविंग इन द बैंक। तो बैंक क्या देगी? बैंक गिव द इंटरेस्ट ऑन आवर मनी। हमारे रुपयों पे वो इंटरेस्ट देती है, साथ में हमारा पैसा क्या होता है? सिक्योर होता है। ये तो फालतू की बकैती हो गई केवल, ठीक समझना। ये तरह से फालतू की बकैती की बात है बेटा, कि हम बैंक में पैसा जमा करेंगे तो जाहिर है बैंक हमको क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। तुम्हारी सरासर गलत फहमी है बेटा। दुनिया में जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जापान है, अमेरिका है, वो इंटरेस्ट नहीं देती, वो चार्ज लेती हैं। पैसा बैंक में जमा करने जाओगे तो चार्ज लेती। क्यों? क्योंकि वो कहती हैं योर मनी इज सिक्योर्ड, मनी इज सिक्योर्ड इन द बैंक। वो क्या कहती है? वो कहती है आपका पैसा हमें बैंक में सुरक्षित रखा है, इसलिए आपको इंटरेस्ट नहीं देंगे, उल्टा आपको चार्ज देना पड़ेगा। ठीक, तो वो इंटरेस्ट दे रही, बहुत बड़ी बात है। समझ में आ गया? तो ये तो हुई कि बैंक के साथ हम डिपॉजिट करते हैं इस पर्पज से कि हमारी सेविंग एक्स्ट्रा है, डिपॉजिट कर देंगे, कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, और घर में पैसा रहेगा तो चोर आएगा, लूट ले जाएगा, कोई मतलब नहीं, तो मनी भी सिक्योर होगा। लेकिन जैसे ही इस डिपॉजिट मनी को हम क्या करते हैं? डिमांड करते हैं।
तो अब यहीं पे आ रहा है, ध्यान देना, तुम्हारा अब आ गया। when we demand our deposit on withdrawal slip, or check during बैंक वर्किंग टाइम। ये नहीं कि तुम संडे को पहुंच जाओ और रात 12 बजे बैंक वाला कहेगा यहाँ कोई है नहीं, तुमका भूत होगा। यानी कि तुम्हें अपने मनी को जो डिपॉजिट किए हो उसको डिमांड करना है एक विड्रॉल फॉर्म के साथ, और चेक के थ्रू भी कर सकते हो ड्यूरिंग बैंक वर्किंग टाइमिंग। बैंक के टाइमिंग पे तुम्हें क्या करना है, वहां बैंक में जाना है और अपनी मनी को जब विड्रॉ करोगे, डिमांड करोगे, अपनी डिपॉजिट को जैसे विड्रॉ करोगे तो इसी को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। हमने अपनी डिपॉजिट को क्या किया, मांगा। डिमांड में क्या होता है, मांगना, और डिपॉजिट का मतलब जमा। जब हम अपने जमा को मांग लें, हो गया ना डिमांड डिपॉजिट। देन वी डिमांड आवर डिपॉजिट ऑन विड्रॉल स्लिप और चेक और बाय चेक ड्यूरिंग बैंक वर्किंग टाइमिंग। बैंक वर्किंग टाइमिंग में जब मांगते हैं, दिस इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट। इसी को हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया चेक। अब चेक को समझाते हैं। ठीक बेटा, ध्यान से सुन लो। जहां पर जिस बच्चे को डाउट रहे बेटा कमेंट कर देना, या लाइव क्लास जब मैं आओ तो लाइव क्लास में मौजूद हो जाना, क्योंकि तुम लाइव क्लास में आओगे तभी तुमको पता चलेगा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। नहीं आओगे तो इसका मतलब है तुमको सब कुछ आ गया और मेरे लिए फुल सिलाओगे ही ना। ये थोड़ा है कि पढ़ोगे तो नंबर नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आते हैं चेक पे सीधे। ठीक, चेक सबसे पहले क्या है, बाकी हम दिखाते हैं। इट इज a paper instructing notes issues by individual bank to individual कस्टमर। यानी अब तुमको एग्जाम्पल में दिखाते हैं, अपनी चेक दिखाते हैं। ठीक, ध्यान से देखो, दिख रही होगी सभी बच्चों को। HDFC बैंक की चेक है, तो उसके चेक के नीचे सबसे पहले लिखा है, मैं पढ़ के बताता चल रहा हूं, लिखा है बैंक का एड्रेस, बैंक कहां पर है। फिर उसके बाद लिखा है बैंक का IFSC कोड। फिर पे का मतलब है कि हम किसको पे करेंगे। तो जैसे मैं तुमको पे करना चाहूं तो बच्चे का नाम लिख सकता हूं। चलो उत्कर्ष अग्रहरी लिख दिया मैंने, 10th A से बच्चा है, उत्कर्ष अग्रहरी लिख दिया। कितने रुपया लिख दिया 20 करोड़। अब समझना मैं जो बोल रहा हूं, रुपया लिख दिया मैंने 20 करोड़, हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में। फिर 20 करोड़ रुपीज नंबर्स में लिखना है। यहाँ पे डेट डाल देनी है और मैं यहाँ पे चिड़िया बैठा दूंगा, यानी सिग्नेचर कर दूंगा। ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, ये चेक नंबर है, ये MICR कोड है। ठीक, ये चेक है, ये क्या है, पेपर इंस्ट्रक्टिव नोट्स है। इशू कौन करता है, इंडिविजुअल बैंक करती है इंडिविजुअल कस्टमर के लिए। इट इज अब स्पेशल पॉइंट है, इट इज आल्सो used for heavy amount। बेटा अब इस चेक में हम 50 करोड़ रुपए भर दें तो और ले कैसे चले जाएं, ये देखो। कोई जान सकता है कि हमारे पास 50 करोड़ रुपए है? नहीं जान सकता। तो इसीलिए इसको हैवी अमाउंट के लिए यूज किया जाता है। साथ में चेक का यूज हम डायरेक्ट ट्रांजेक्शन के लिए करते हैं। द कैश इज नॉट इन द पीपल्स हैंड। जब हम चेक किसी को इशू करते हैं, इट इज क्रेडिट
डायरेक्टली फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू another बैंक अकाउंट, another बैंक अकाउंट। जब चेक में दो खूबी और है बेटा यहाँ पे। एक तो चेक मैंने इशू किया, चेक हम बैंक में गए, यहाँ पे हमने भरा 1000 रुपए, बैंक में क्लर्क को दिया, क्लर्क ने हमको 1000 रुपए दिया, बैंक चेक में डिपॉजिट हो गई क्योंकि वो विथड्रॉ का फॉर्म बना। लेकिन जैसे ही हम इस चेक में क्रॉस में दो लाइन खींच देते हैं, क्रॉस लाइन, तो इसे बोलते हैं क्रॉस्ड चेक। तो ये चेक क्या होती है? इट इज क्रेडिट डायरेक्टली फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। तो उस समय यह पैसा डायरेक्ट एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में जाएगा। यहाँ पर पैसा किसी के हाथ में नहीं आएगा, पैसा किसी के हाथ में नहीं आएगा। ये है चेक, इसे हम हैवी अमाउंट के लिए यूज करते हैं। ये इंस्ट्रक्टिंग नोट्स है, कौन इशू करता है? इंडिविजुअल बैंक करती है, इंडिविजुअल कस्टमर के लिए करती है। सभी बैंकों की अलग तरीके की चेक होती है, उसकी अपनी मोहर होती है, और इंडिविजुअल कस्टमर मीन्स उसके अलग अलग चेक नंबर होते हैं। ये आज हमारा मनी का इतना है। अब हम कल पढ़ेंगे क्रेडिट के बारे में। आज हमारा हो गया मनी, कि मनी की क्या वैल्यू है। अब जिसके पास मनी नहीं है वो क्या ढूंढता है? क्रेडिट। क्रेडिट को हम दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं लोन, हिंदी में बोलते हैं साख और ऋण, साख और ऋण। तो यानी कि हम नेक्स्ट वीडियो में अब पढ़ेंगे क्रेडिट के बारे में। जिन बच्चों को जहां पर भी जो भी डाउट है बेटा, वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बेटा, और घर पे रहो, सुरक्षित रहो, खूब पढ़ो, खूब एंजॉय करो, और खूब पिज्जा घर में बना के खाते रहो। नोट निकाल ले आप, नहीं तो नोट पिघल जाएगी यार, वैसे भी करोड़पति बने घूम रहे हैं।